हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। और ये आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं तुम्हारे बिजनेस स्टडीज का सबसे मुश्किल चैप्टर जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है हमारे इस चैप्टर का। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग डिसीजन तक सब कुछ करवा चुकी हूँ। आज उससे आगे हम करने वाले हैं। अगर वो सब देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे चैप्टर्स की डिटेल वीडियोस तुम्हें वहां पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो आज हमें स्टार्ट करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन से। तो देखो, मैं तुम्हें अभी तक बता चुकी हूँ कि तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वो सब हमने किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेटा हमारे टोटल 3 तरीके की डिसीजन होती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और फिर आते हैं डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये बोलते हैं कि भैया अगर हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा एक्वायर करना है, तो उसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? एक होता है इक्विटी और दूसरा सोर्स हमारे पास होता है डेट। इक्विटी और डेट का क्या डिफरेंस है, ये मैंने पार्ट नंबर 2 में लास्ट में समझाया था कि जो इक्विटी है उसमें तुम अपनी कंपनी के शेयर्स, कंपनी की ओनरशिप देते हो, पर जो डेट है उसके अंदर तुम जो है लोन के फॉर्म में किसी से पैसा उठाते हो, ठीक है, जिसमें तुम्हारी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है। इक्विटी के बदले में तुम्हें कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं करनी होती है, डेट के बदले में तुम्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। इक्विटी का पैसा कभी वापस नहीं करना होता, डेट का पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस करना होता है। ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। इन्वेस्टिंग डिसीजन मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया था, जिसके अंदर हमें ये देखना होता है कि हमें किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में करोगे या वर्किंग कैपिटल में, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इन्वेस्ट, पैसा मिल गया, पैसा इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट होने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उससे डिविडेंड देना है या नहीं देना है, ये तुम यहाँ डिसाइड करते हो। तो डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन, उससे पहले याद रखना इक्विटी क्या है, डेट क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर वो नहीं देखा है तो पिछला पहले पार्ट नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट देख लो, जहां मैंने इनका डिफरेंस बताया है, उसके बाद ये समझ तुम्हें आएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, जिसका एक्रोनियम क्या है, चॉइसेस। यू कैन सी यहाँ पर, मैं साइड हो जाती हूँ, यू कैन सी यहाँ पर एक्रोनियम क्या है मेरे पास, चॉइसेस। ये सारे के सारे जो है फैक्टर्स हैं जो मेरे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले हैं। इन सबको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो का मतलब होता है कितना पैसा कैश की फॉर्म में तुम्हारे पास आ रहा है, कितना पैसा तुम्हारे पास से जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने वाली हूँ तो क्या करोगे तुम साल के शुरू में ही एक बार मुझे पैसा दे दोगे, एक बार मेरे पास इनफ्लो हो जाएगा, तुम लोग मार्च में अप्रैल में मुझे पैसा दे दोगे, और फिर उसके बाद पूरा साल तुम मुझे कोई फीस नहीं देने वाले हो, पर पूरा साल मेरे को तुम्हें सर्विसेज देनी पड़ेंगी। सो टेक्निकली मेरे पास पैसा तो बहुत सारा आ गया, साल की शुरुआत में ही आ गया, पर पूरा साल अब तुम मुझे कुछ पे नहीं करोगे, जबकि पूरा साल मैं तुम्हें पढ़ाती रहूंगी। तो पूरा साल मेरा जो कैश फ्लो है, पूरा साल मेरा जो कैश फ्लो है वो जीरो होगा, और साल की शुरुआत में एक बार में ही मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कितना पैसा आया, 10 लाख रुपए आए, 20 लाख रुपए आए, मैं बोल रही हूँ कैश फ्लो कितना रेगुलर है, इरेगुलर है। हमारे केस में कैश फ्लो कैसा है, इरेगुलर है, हर महीने रेगुलरली पैसा नहीं आता, आता है बहुत सारा, पर रेगुलर नहीं आता, साल में एक बार आता है। वही कैश फ्लो की बात हो रही है। क्या बिजनेस के पास रेगुलर कैश फ्लो है या नहीं है? अगर बिजनेस के पास रेगुलर कैश फ्लो होगा कि तुम्हें पता है हर महीने तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आएंगे, तो तुम डेट की तरफ जा सकते हो, क्यों? क्योंकि डेट का तुम्हें रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना होता है, और डेट का इंटरेस्ट तभी पे कर सकते हो जब रेगुलर हर महीने तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। अगर तुम्हारा इरेगुलर है तो तुम डेट के केस में मत जाओ, क्योंकि इरेगुलर है, कभी आएगा पैसा कभी नहीं आएगा पैसा, तो तुम रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर एक कंपनी की स्टेबल सेल्स है एंड रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश है, तो वो डेट रेज कर सकती है, ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर सके। अगर तुम्हारी रेगुलर सेल्स है, रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश है, तो डेट ले लो ताकि इंटरेस्ट दे सको। अगर इरेगुलर है तो डेट की तरफ मत जाओ, इक्विटी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर तुम्हारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माने, ऑपरेटिंग कॉस्ट माने डे टू डे वाली कॉस्ट, माने तो डे टू डे वाली कॉस्ट। अगर तुम्हारी डे टू डे वाली कॉस्ट पहले ही बहुत ज्यादा है, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, अगर ये सारी जो डेली कॉस्ट है, अगर ये पहले ही बहुत ज्यादा है,
अगर ये सारी कॉस्ट पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो तुम डेट की तरफ मत जाओ, तो तुम इक्विटी की तरफ जाओ। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉस्ट तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ दूँ, तो ये कॉस्ट और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर पहले ही कॉस्ट ऑफ डेट पहले ही जो कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, तो इक्विटी की तरफ जाओ। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, तो डेट की तरफ जा सकते हो। सो द कॉस्ट ऑफ डेट इज द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज हायर, डेट्स कैन बी अवॉइडेड एंड इक्विटी, ये गलत इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन गलत लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन में तुम्हें बता रही हूँ कि अगर हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऐसे केस में तुम इक्विटी की तरफ जाओ। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर है, तो ऐसे केस में तुम डेट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो एक एडिशनल कॉस्ट अगर आ जाएगी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ही बहुत ज्यादा है, तो एक एडिशनल कॉस्ट तुम बियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, अदर फ्लोटेशन कॉस्ट तुम्हारी कितनी है? देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि जब भी तुम नया इशू कर रहे हो अपने स्टॉक्स या अपने डिबेंचर्स, उस पे तुम्हारी कॉस्ट लगती है। जैसे कि अगर तुम लोन लेते हो, तो लोन की प्रोसेसिंग फीस लगती है। अगर तुम अपने शेयर्स बेचते हो, तो तुम्हें आईपीओ निकालना पड़ता है, आईपीओ की फीस लगती है बहुत मोटी। ठीक है। तो जो इशू ऑफ इक्विटी होता है, उस केस में तुम्हें आईपीओ लेके आना पड़ता है। उस केस में जो आईपीओ को लाने की कॉस्ट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम्हें डिबेंचर या मैं बोलूं लोन लेना है, उस केस में जो कॉस्ट होती है, उस केस में जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो चेक करो, क्या तुम फ्लोटेशन कॉस्ट भरने को राजी हो या नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि भैया आईपीओ तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो लोन ले लो, डिबेंचर इशू कर दो। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, अगर एक कंपनी चाहती है कि उसका कंट्रोल उसके पास बना रहे, तो वो डेट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि डेट के केस में तुम्हें अपना कंट्रोल माने तो अपने वोटिंग राइट्स को डाइल्यूट नहीं करना पड़ता। पर अगर तुम इक्विटी लेते हो, तो जिसको भी तुम इक्विटी दे रहे हो, वो तुम्हारी कंपनी में ओनर बन रहा है, उसका कंपनी में वोटिंग राइट भी आ जाएगा। उससे पूछे बिना तुम कंपनी में कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर तो तुम्हें अपने पास रखनी है ओनरशिप, तो डेट ले लो। इफ यू आर ओके कि कोई बात नहीं, डाइल्यूट होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, दो लोग और आ जाएंगे वोटिंग करने में, उस केस में तुम इक्विटी की तरफ जा सकते हो। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिस्क, तुम्हारे बिजनेस में रिस्क कितना है? देखो, क्योंकि जो डेट है ना, वो बिजनेस के लिए बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि जो डेट है ना, वो तुम्हारे फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट करनी है और रीपेमेंट भी करनी है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस लॉसेज में है, तो कभी भी डेट मत लेना, क्योंकि लॉस होने के बावजूद भी डेट पे तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही पड़ेगी, डेट की तो रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारा बिजनेस अभी रिस्की है, लॉसेज में है, तो डेट मत लेना, तो इक्विटी की तरफ जाना। अगर तुम्हें लगता है कि बिजनेस में रिस्क बहुत कम है, अरे हमारा तो स्टेबल बिजनेस है, हमें तो प्रॉफिट की कोई कमी ही नहीं है, तो उस केस में तुम डेट ले सकते हो, क्योंकि स्टेबल है, तुम्हें पता है लॉस नहीं होगा, तुम इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, तो तुम डेट ले सकते हो। ठीक है। ऐसे केस में तुम्हारी डेट की कैपेसिटी हायर है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की स्टेट कैसी है? कैपिटल मार्केट बोला जाए तो शेयर मार्केट की स्टेट कैसी है? देखो, शेयर मार्केट में ना सीजन चलते हैं, एक तरीके से मैं बोलूं, जैसे होता है ना, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, मानसून आ गई, मानसून आ गई, सर्दी आ गई, ये सीजन होते हैं ना। ऐसे ही शेयर मार्केट में भी ना, टेक्निकली काइंड ऑफ बता रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, टेक्निकली काइंड ऑफ सीजन चलते हैं। जैसे पिछला पूरा साल, पूरा 1 डेढ़ साल बहुत ज्यादा मंदी थी, बहुत ज्यादा मंदी थी, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे। उससे पहले 1 साल, मतलब आज से कुछ 2 साल पहले, इतनी तेजी थी कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुआ है। एक एक साल में मतलब 12-15% का प्रॉफिट तो आराम से हुआ है। पिछले पूरे 1 डेढ़ साल से स्टॉक मार्केट में मंदी है। तो तुम्हारा कौन सा सीजन अभी चल रहा है? जब मंदी चल रही है, उस टाइम पे मैं अपना आईपीओ नहीं लेकर आऊंगी, उस टाइम पे मैं अपने शेयर्स मार्केट में नहीं उतारूंगी, क्योंकि मार्केट में मंदी चल रही है, सबको पता है कि रेट गिरेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो मंदी के टाइम पे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क, एंड ऐसे केस में तुम डेट ले लो, ऐसे केस में तुम इक्विटी की तरफ मत जाओ, क्योंकि मंदी चल रही है। पर अगर आज से 2 साल पहले वाला जो टाइम था, उस टाइम पे बूम चल रहा था, हर किसी को पता था कि रेट ऊपर ही जाएंगे और हमें फायदा ही होगा,
शेयर खरीद लो, रेट बढ़ेगा, बेचेंगे, फायदा होगा। तो ऐसे केस में तुम अपनी आईपीओ लेकर आओ ना। इतने आईपीओ आए हैं, मुझे हार्डली लगता है मैंने पिछले 1 साल में किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा। हार्डली किसी किसी भी आईपीओ में पिछले 1 साल में किया होगा। उससे पहले वाले साल में हर महीने 2 से 3 आईपीओ में इन्वेस्ट करा जाता था। क्यों? क्योंकि आईपीओ आते थे उस टाइम पे। तो जब बूम चल रहा है, उस टाइम पे कंपनीज़ अपना आईपीओ लेकर आती हैं। हर महीने 2-3 आईपीओ में इन्वेस्ट किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है? आईपीओ में पैसा शेयर तुम्हें मिले ना मिले वो बात की बात है, क्योंकि तुम पढ़ते हो ना अकाउंट्स में, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। उस टाइम पे हर आईपीओ 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता था। इतना हर कोई बैठा है पैसा लेके कि भाई आईपीओ आए तो मैं कूदूँगा, मैं पैसा लगाऊँगा, क्योंकि सबको पता है शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि बूम चल रही है। तो अगर बूम चल रही है तो तुम इक्विटी में पैसा लगाओ, अपना आईपीओ लेकर आओ, इक्विटी शेयर्स अपने बेचो। अगर डिप्रेशन का टाइम है, मंदा चल रहा है अगर मार्केट, तो डेट की तरफ चले जाओ, अपना आईपीओ मत लेकर आओ, इक्विटी मत लेकर जाओ, ठीक है? चलो, ये यहाँ तक हो गए मेरे सारे फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब आगे बढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है भैया कि तुमने जो भी इन्वेस्ट किया था तुम्हारा पैसा, इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ तो तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला ही होगा, या मैं बोलूँ कुछ तो तुम्हें प्रॉफिट मिला ही होगा। अब उस प्रॉफिट का क्या किया जाए? अब उस प्रॉफिट का क्या किया जाए? वो तुम अपने डिविडेंड डिसीजन के अंदर डिसाइड करते हो। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? ये प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा है जो तुम अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये तुम्हारे टोटल प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा है जो शेयर्स होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आता है, या तो डिविडेंड दे देते हो या रिजर्व बना के रख लेते हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है, किराने की दुकान से मैं जितना भी कमाऊंगी, या तो उसको अपने घर ले जाऊंगी, अपने घर पे अपने खर्चे करूंगी, है ना, रोटी पानी का, या फिर उससे क्या करूंगी, दुकान में री इन्वेस्ट करूंगी। बड़ी दुकान खरीदी, नया दुकान का फर्नीचर खरीदा, यही करूंगी और क्या करूंगी? तीसरा कुछ काम है करने का? नहीं है। यही 2 काम कर सकती हूँ। अच्छा, या फिर प्रॉफिट पे टैक्स भर दूंगी, वो तो चलो करना ही है, ठीक है, टैक्स चोरी नहीं करते हम, ठीक है। चलो, तो डिविडेंड दे सकते हो, रिजर्व बना सकते हो, ठीक है। क्या डिविडेंड देना चाहिए, क्या रिजर्व बनाना चाहिए, दोनों में से क्या करना चाहिए, कितना कितना करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लाना है, इस चीज का डिसीजन लेना है डिविडेंड डिसीजन के अंदर, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। दूसरा हिस्सा प्रॉफिट का एज ए रिजर्व रखा जाता है फ्यूचर के लिए। तो कितना प्रॉफिट जो है उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स के बीच में, और कितना प्रॉफिट है जिसको तुम रिटेन करके रखोगे बिजनेस में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इस चीज को हमें डिसाइड करना है। तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें ये डिसाइड करने में मदद करेंगे। फिर से तुम देख सकते हो, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा पेज हो गया, चलो देख लो, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। ये है हमारे सारे के सारे एक्रोनियम्स, तुम यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो। ये मेरा पूरे का पूरा एक्रोनियम है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करने वाले हैं हमारे डिविडेंड डिसीजन को। इन सबको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलें वापिस अपनी कहानी पे, चलें, ठीक है, वापिस अपनी कहानी पे। तो अब मैं एक एक करके यही वाले सारे जो है एक एक करके समझाने वाली हूँ, लीगल कॉन्स्ट्रेंट से लेकर के अर्निंग एंड स्टेबिलिटी तक, ठीक है। सबसे पहले आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट। देखो बेटा, हर एक बार ना कंपनी के हाथ में नहीं होता कि कंपनी को डिविडेंड देना है कि नहीं देना। कई बार ना कंपनी के ऊपर कुछ लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। उन लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी ये डिसीजन ले सकती है, ठीक है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट माने तो कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ उसको देखना पड़ेगा, सेबी की गाइडलाइंस आ सकती हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ उसको देखना पड़ेगा। ये सब लोग जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कंपनी पे कि भैया कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, ठीक है। दीज मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। सो देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है ना कि कंपनी ने ना, कई बार क्या होता है कंपनी लॉस में चली जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनी जो है कई लोगों का जो डेट है वो वापस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सेबी है, कंपनीज एक्ट है, ठीक है, आरबीआई कई बार बोल देता है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में ये लोग ना कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि देख भैया आज तो तू है लॉस में, कल को तुझे जब भी प्रॉफिट हुआ, कल को तुझे जब भी प्रॉफिट हुआ, तो ना तो तू रिटेन्ड अर्निंग कर सकती है, ना तो तू डिविडेंड दे सकती है। तुम्हें सबसे पहले ये डेट जिसका जिसका है वो चुकाना पड़ेगा, उसके बाद सोचना अपना डिविडेंड देने का। तो कई बार अगर कंपनी का ऐसा कुछ पास्ट हिस्ट्री रहा हो तो उसको सरकार की तरफ से जो है
कंपल्शन कर दी जाती है कि आज के बाद जब भी तुम प्रॉफिट कमाओगे तो सबसे पहले डेट चुकाओगे, उसके बाद कुछ और करोगे। तो ऐसे केस में तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के ऊपर कोई लीगल कॉन्स्ट्रेंट है। अगर लीगल कॉन्स्ट्रेंट है तो पहले उसको फुलफिल करो, डिविडेंड देने का बाद में सोचना। ठीक है, चले आगे। असेस टू द कैपिटल मार्केट स्लैश अबिलिटी टू बोरो। देखो, मान लो एक कंपनी को चाहिए पैसा, एक कंपनी को चाहिए अपना सपना मनी मनी। ये पैसा लेने के लिए वो क्या कर सकती है, या तो इक्विटी शेयर सेल कर सकती है, या तो डेट ले सकती है, या फिर वो अपने खुद के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी तो कर सकती है। खुद के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी तो कर सकती है। तो एक कंपनी इन तीनों में से क्या करेगी? कंपनी सोचती है कि ना मैं प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं करती, प्रॉफिट से मैं दे देती हूँ डिविडेंड, बदले में अपने कुछ शेयर बेच देती हूँ, या फिर मैं बदले में लोन ले लेती हूँ। तो अगर कंपनी के पास ऑप्शन है कि मुझे बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा, तो वो री इन्वेस्ट नहीं करेगी, डिविडेंड दे देगी और लोन ले लेगी या शेयर बेच देगी। पर कंपनी कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, और आज की डेट में ना तो मैं इक्विटी शेयर बेच सकती हूँ, ना तो मैं लोन ले सकती हूँ। तो कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड नहीं देगी, अपने प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो तुम ये देखो, क्या कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट का एक्सेस है? क्या आईपीओ निकाल सकते हो? क्या शेयर बेच के पैसा निकाल सकते हो, ले सकते हो? या क्या तुम लोन ले सकते हो? अगर तुम्हें पैसा चाहिए और तुम ये दोनों ही काम नहीं कर सकते हो, तो डिविडेंड विविडेंड गया भाड़ में, चुपचाप रिटेन्ड अर्निंग्स करो, पैसे को री इन्वेस्ट करो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस को पैसे की जरूरत है और कहीं बाहर से बिजनेस को पैसा नहीं मिल रहा। सो वेल एस्टैब्लिश्ड एंड लार्ज फर्म्स हैव बेटर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, और वो ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, वेल एस्टैब्लिश और लार्ज फर्म्स होती है ना, उनके पास बहुत अच्छा एक्सेस होता है स्टॉक मार्केट का। तो वो कहते हैं कोई नहीं, रिटेन्ड अर्निंग नहीं करनी मुझे, मैं दूंगी डिविडेंड, अगर पैसे की जरूरत पड़ी अपना री इन्वेस्ट नहीं करूंगी, शेयर मार्केट से पैसा उठा लूंगी। ठीक है, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनको बहुत जरूरत होती है पैसे की, और उनको बहुत आसानी से बाहर से पैसा मिलता नहीं है, तो वो डिविडेंड नहीं देती, वो डिविडेंड नहीं देती, वो अपने खुद के पैसे को बार बार री इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि यार अगर कल को पैसे की जरूरत पड़ी बाहर से नहीं मिलेगा, इसलिए अपना पैसा अपने पास बचा के रखो। ठीक है, तो छोटी कंपनीज यूजुअली डिविडेंड कम देती हैं, बड़ी कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं। या मैं बोलूं जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुरानी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है, वो कम डिविडेंड देती है। जो आजकल की आई कंपनीज है, पेटीएम, जोमेटो, ये लोग डिविडेंड नहीं देंगे, ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ये अभी अपना री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट का कैसा रिएक्शन होगा? जैसे ही किसी कंपनी का डिविडेंड आता है, साथ के साथ उस कंपनी का शेयर भागने लग जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आई एक्सप्लेन हाउ। डिविडेंड पता है कैसे दिया जाता है? डिविडेंड ऐसे नहीं दिया जाता कि सीधा मैसेज आ गया कि तुम्हारे अकाउंट में डिविडेंड आ गया है, ऐसे नहीं होता। डिविडेंड के लिए कंपनी पहले खबर निकालती है कि मान लो आज है 2 तारीख, मान लो आज है 2 तारीख, डिविडेंड दिया जाएगा 20 तारीख को फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी खबर निकालेगी कि आने वाली 10 तारीख को जिस जिस बंदे के पास मेरा शेयर होगा, उस दिन 10 तारीख को जिस जिस बंदे के पास मेरा शेयर होगा, उस बंदे को मैं 20 तारीख को डिविडेंड दूंगी। तो हर कोई भागेगा कि फटाफट जाओ और जाके 10 तारीख से पहले कंपनी का शेयर खरीद लो, ताकि 20 तारीख को मुझे डिविडेंड का पैसा मिल जाए। तो ऐसे में जब हर कोई शेयर खरीदने को भागेगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो स्टॉक मार्केट का कैसा रिएक्शन था? पॉजिटिव रिएक्शन था। स्टॉक मार्केट का कैसे रिएक्शन था? पॉजिटिव रिएक्शन था। कई बार नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है, जो कि मोस्टली नहीं होता है, बट स्टिल यू हैव टू सी कि अगर तुमने डिविडेंड की खबर बाहर निकाली तो स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू गिरेगी। अच्छा, फिर इसके बाद डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिलते ही हर कोई शेयर बेच देता है, तो शेयर की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाती है। तो तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा कितनी नीचे गिरेगी शेयर की वैल्यू, कितने लोग शेयर बेचेंगे। तो तुम्हें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि शेयर मार्केट का कैसा रिएक्शन होगा, और फिर डिसाइड करते हो कि अगर पॉजिटिव रिएक्शन होगा तो डिविडेंड दे देंगे, अगर नेगेटिव रिएक्शन होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एज अ गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली। अगर नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया, अगर वो सोच रहे हैं कि डिविडेंड जो है नहीं देना चाहिए, तो अगर नेगेटिव रिएक्शन होगा तो डिविडेंड मत दो।
अगर तुम्हें लग रहा है कि पॉजिटिव रिएक्शन होगा, शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे तो डिविडेंड दे सकते हो। और ये सब देखने के बाद ही डिविडेंड डिसाइड करना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी, देखो जो डिविडेंड होता है वो तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो तुम्हारे नेट प्रॉफिट का या जो भी तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा होता है डिविडेंड। तो बेटा जी तुम्हें पहले सबसे पहले प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है सरकार को टैक्स, और फिर जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसी से तुम डिविडेंड दे सकते हो। सो टेक्निकली अगर तुम्हें डिविडेंड देना है तो उससे पहले तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। तो डिविडेंड तुम्हारा टैक्स नहीं बचाता, डिविडेंड तुम्हारा टैक्स नहीं बचाता। सो अगर कंपनी को लग रहा है कि यार टैक्स ना बहुत ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे, डिविडेंड नहीं दोगे। अगर तुम किसी और तरीके से टैक्स बचाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, प्रॉफिट डिक्लेयर ही नहीं करोगे, प्रॉफिट डिक्लेयर ही नहीं करोगे, इधर उधर कुछ खर्चा दिखा दोगे, है ना, प्रॉफिट डिक्लेयर ही नहीं करोगे ताकि टैक्स बचा सको। और अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिविडेंड भी नहीं होगा। पर अगर तुम्हें लग रहा है अरे कोई नहीं, टैक्स तो थोड़ा सा ही है, टैक्स भर देंगे, तो तुम प्रॉफिट डिक्लेयर करोगे, टैक्स दोगे और फिर डिविडेंड दोगे। सो टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, इफ टैक्स इज वेरी हाई, अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो तुम प्रॉफिट ही नहीं दिखाओगे यानी डिविडेंड ही नहीं दोगे। अगर तुम्हें लग रहा है टैक्स तो थोड़ा सा है, लोअर टैक्स है, तो ऐसे केस में तुम डिविडेंड जो है वो ज्यादा दे सकते हो। अगर हायर टैक्स है तो डिविडेंड कम देने वाले हो, ठीक है। शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है, बेटा जो शेयर होल्डर होते हैं, ओनर होते हैं, उन्हीं के पास तो जाएगा डिविडेंड का पैसा, उन्हीं के पास तो जाएगा डिविडेंड का पैसा। तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या तुम डिविडेंड लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। दूसरी चीज, उनसे पूछकर ही डिसीजन लिया जाता है। तो हर साल कंपनी की बैठक होती है जिसको हम बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। उस मीटिंग में कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर के पास क्या होता है, वोटिंग का राइट होता है, और शेयर होल्डर वोटिंग करके ही ये डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अगर शेयर होल्डर लेना चाहता है तो डिविडेंड दे दो, अगर शेयर होल्डर मना कर देते हैं वोटिंग में तो डिविडेंड मत दो, सिंपल हो गई बात। सो लार्ज इन्वेस्टर्स वांट्स ग्रोथ इन द कंपनी एंड वो डिविडेंड कई बार नहीं लेते। जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं, ग्रोथ करो, कंपनी में री इन्वेस्ट करो, कंपनी को बढ़ाओ, कंपनी बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड तो थोड़ा सा मिलेगा, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। तो शेयर होल्डर यस बोलेगा तो डिविडेंड दे दो, शेयर होल्डर नो बोलेगा तो डिविडेंड मत दो। स्मॉल इन्वेस्टर्स को होता है कि भैया नहीं मुझे तो डिविडेंड चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, क्योंकि डिविडेंड का पैसा बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, पर शेयर कई बार 1 रुपए होता है। तो अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे डिविडेंड के, ठीक है। तो डिविडेंड का पैसा कुछ खास होता नहीं है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर तो कहते हैं कि नहीं हमें डिविडेंड मत दो, छोटे छोटे इन्वेस्टर कई बार कहते हैं कि नहीं मुझे तो डिविडेंड चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, कई बार कंपनी ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे होते हैं, जैसे अगर बैंक से तुमने लोन ले रखा है तो बैंक बोलेगा जब तक मेरा लोन वापस नहीं हो जाता तब तक तुम अपने प्रॉफिट में से मेरे लोन की रीपेमेंट ही करते रहोगे, अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। तो अगर तुमने लोन ले रखा है तो लेंडर तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है कि तुम्हें कुछ सालों तक डिविडेंड नहीं देना, तुम्हें पहले मेरा रीपेमेंट करना है। तो जो भी तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग तुम डिविडेंड दोगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें बोलते हैं कि डिविडेंड नहीं देना तो डिविडेंड नहीं दोगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, अगर तुम्हें लगता है कि पैसा री इन्वेस्ट करके तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ होगी, जैसे कि अभी जो आजकल के स्टार्टअप्स है, फॉर एग्जांपल जोमैटो है, वो नया स्टार्टअप है, ग्रोइंग स्टेज में, उसको पता है कि मैं जितना री इन्वेस्ट करता रहूंगा ग्रोथ होती रहेगी, तो वो पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे और डिविडेंड कम देंगे। पर अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी है जिसको लग रहा है अरे 50-60 साल हो गए अब कुछ और ग्रोथ नहीं होगी, जो बहुत पुरानी टाटास की, अंबानीज की, अडानीज की कंपनी है, ठीक है, सरकारी कंपनियां हैं, वो कहती है अब कुछ फायदा ही नहीं है री इन्वेस्ट करके, अब ग्रोथ होगी नहीं, तो वो री इन्वेस्ट नहीं करती, वो डिविडेंड देती हैं। तो जो नई नई कंपनीज है, ठीक है, जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो डिविडेंड नहीं दोगे, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो डिविडेंड दे दोगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ कैश फ्लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास कैश नहीं है, अभी कैश नहीं है, तो डिविडेंड नहीं दोगे, क्योंकि डिविडेंड की वजह से कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, बहुत अच्छा खासा पैसा है, पर कैश की फॉर्म में नहीं है। तो अगर कैश का तुम्हें आउटफ्लो नहीं चाहिए तो तुम अभी डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है ना।
तो ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। अगर कैश पड़ा है बहुत सारा तो डिविडेंड दे दोगे, ठीक है। अर्निंग, अगर कंपनी को लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट अर्निंग है तो तुम ज्यादा डिविडेंड दे दोगे। अगर कंपनी को लग रहा है कि इस साल ज्यादा अर्निंग नहीं होगी तो तुम डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड ना पिछले साल की अर्निंग से दिया जाता है, तो मैं 2024 की अर्निंग में से अगले साल डिविडेंड देने वाली हूँ। अगर मुझे अगले साल लगता है कि यार 2024 में तो अर्निंग थी, 2025 में नहीं होगी, तो मैं पिछले साल वाले पैसे को बचा के रखूंगी, डिविडेंड नहीं दूंगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अर्निंग स्टेबल कितनी है। अगर मुझे लगता है कि 2024 में मोटा पैसा कमा लिया, पर वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी ही थी, वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी 2025 में, तो 2024 की अर्निंग से मैं डिविडेंड नहीं देने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा कमाया वो एक ही बार कमाया, अब उस पैसे को री इन्वेस्ट करूंगी आगे जाके, ठीक है। तो अगर तो तुम्हारी स्टेबल अर्निंग है तो तुम डिविडेंड ज्यादा दे दो, अगर स्टेबल अर्निंग नहीं है तो डिविडेंड भी मत दो ज्यादा, ठीक है। चलो, यहाँ पे होता है ये टॉपिक मेरा खत्म। इसके बाद आगे मेरा आएगा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।